अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने बात करनी है फिज़िक्स के एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। ये टॉपिक ना सिर्फ मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिहाज से बल्कि तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि थर्मोडायनेमिक्स के कौन कौन से क्वेश्चन पास्ट पेपर में रिपीट हुए हैं और इनको सॉल्व करने के टिप्स एंड ट्रिक्स क्या हैं और कौन कौन से शॉर्टकट मेथड हैं जिनके ज़रिए से आप तमाम के तमाम एमसीक्यू तमाम के तमाम क्वेश्चन क्रैक कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 है कि हीट वाज गिवन टू अ बॉडी विच रेजेस इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री इज। यानी कि स्टूडेंट, क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया है कि हमारे पास सपोज करें कोई भी कंटेनर है और उसके अंदर कोई भी फ्लूइड फ्लूइड मौजूद है। सपोज करते हैं कि इसके अंदर वाटर मौजूद है। अगर हम इसको हीट देते हैं, यहाँ से इसको हम हीट प्रोवाइड करते हैं। मान लीजिए कि इसका जो इनिशियल टेम्परेचर था T1 वो हमारे पास था 25 डिग्री। हम लोगों ने करना ये है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड से, यानी से हीट दी है 25 डिग्री से, हम लोगों ने कितने डिग्री पे लेके आना है? 26 डिग्री पे। 1 डिग्री टेम्परेचर जो है वो राइज़ करना है। जो 1 डिग्री टेम्परेचर राइज़ करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है, डैट इज़ कॉल्ड एज हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी क्या होती है? हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर थ्रू 1 डिग्री ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज हीट कैपेसिटी। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा? थर्मल कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी, इसका दूसरा नाम ये है। स्टूडेंट, एक और चीज़ आती है जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? तो स्टूडेंट, याद रखना है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के अंदर सेम हीट कैपेसिटी ही होगी, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ होगी, वो होगा कि मैस कितना होगा? 1 kg मैस गिवन होगा। लेकिन हीट कैपेसिटी के अंदर मैस चाहिए नहीं होता, यानी कि वो 1 ग्राम, हमने सिर्फ 1 डिग्री टेम्परेचर जो है वो रेज करना है। तो इस वजह से जो हीट कैपेसिटी का फार्मूला होता है वो होता है M/C, यानी M से मैस है और C से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ जाएगी। लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के अंदर हमारे पास क्या होता है? 1 kg फ्लूइड के लिए 1 kg सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करने के लिए जितनी हीट चाहिए होती है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाती है। बहरहाल, अगर 1 kg यहाँ पे गिवन होता तो इसका आंसर क्या होता? स्पेसिफिक हीट। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। द थर्मल कैपेसिटी यानी कि हीट कैपेसिटी ऑफ 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो दी हुई है, वो कितनी होगी? तो स्टूडेंट, जिस तरह के हमने पिछले न्यूमेरिकल के अंदर बात की, पिछले क्वेश्चन के अंदर बात की कि जो थर्मल कैपेसिटी होती है ये किसके बराबर होती है? ये बराबर होती है MC के। तो M हमारे पास इसमें कितना है? 40 ग्राम है एल्यूमिनियम के, मल्टीप्लाई कर देंगे जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी हुई है 0.2। तो 0.2 का मतलब क्या होता है? 2 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 40 आ जाएगा। ये से कैंसिल और आंसर क्या आ जाएगा? 8 कैलोरी पर डिग्री। तो ये हमारे पास आ गई है हीट कैपेसिटी विच इज़ 8 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि मड हाउसेज आर कूलर इन समर एंड वार्मर इन विंटर बिकॉज। तो स्टूडेंट, आप जानते हैं कि मड हमारे पास क्या होता है? जो मड है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। तो मड जो है वो इंसुलेटर का काम करता है, विच इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो बैड कंडक्टर ऑफ हीट की वजह से ये ना तो हीट को अंदर आने देता है और ना ही हीट को बाहर जाने देता है। यही वजह है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा? मड इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो गर्मियों के अंदर क्या होता है कि ना तो हीट अंदर आती है जिसकी वजह से गर्मियों में ठंड होती है, और सर्दियों में क्या होता है कि हीट को अंदर से स्केप नहीं होने देता। तो इसका आंसर क्या होगा? चार्ली। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या है? तो स्टूडेंट, हमने बात की थी कि जो हीट कैपेसिटी होती है इसका मतलब क्या होता है कि गिवन मैस का हमने टेम्परेचर राइज करना है थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड के। अगर वो 25 डिग्री पे है तो उसका हमने टेम्परेचर राइज करके 26 डिग्री पे लेके आना है। उसके लिए जितनी हीट चाहिए होगी वो कहलाएगी हीट कैपेसिटी कहलाएगी। लेकिन यहाँ पे इसने क्या दिया है कि हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट है। इसका मतलब ये है कि जो भी हीट इन हो या जो भी हीट जो है वो आउट हो, इसके अंदर टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। नो चेंज इन टेम्परेचर, कि वॉट एवर हीट इज टेकन इन और गिवन आउट बाय सब्सटेंस, जितनी भी हीट
सिस्टम के अंदर जा रही है, सिस्टम से बाहर निकल रही है, उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। इन्फिनिटी का मतलब ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चेंज इन इंटरनल एनर्जी व्हेन अ गैस इज कूल्ड फ्रॉम 927 डिग्री टू 27 डिग्री इज। तो स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं कि U विच इज़ इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू NCV डेल्टा T। तो U इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसका मतलब ये है कि इनकी जो रेशो होगी वो भी क्या होगी, सेम होगी। तो डेल्टा U अपॉन U इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू डेल्टा T अपॉन T मल्टीप्लाई बाय 100। इस इक्वेशन को इस्तेमाल करके अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। सबसे पहले टेम्परेचर गिवन है 927 डिग्री, चेंज इन टेम्परेचर। तो सबसे पहले से केल्विन में करेंगे, 927 में 273 ऐड करेंगे तो ये कितना बनेगा 1200, माइनस ये 27 है तो 27 में जब 273 ऐड करेंगे तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 300। तो 1200 माइनस 300 ये आ गया चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डिवाइडेड बाय जो ओरिजिनल थी वो हमारे पास कितनी थी 1200 ज़रबे 100। ये हमारे पास बनेगी 1200 में से 300 निकालेंगे, ये बनेगी 9/11 मल्टीप्लाई बाय 100। 75% हमारे पास जो है ये बन रही है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, डेल्टा होगा। तो इसको हमने कैसे हल किया कि जो इंटरनल एनर्जी है उसका डायरेक्ट रिलेशन है टेम्परेचर के साथ। तो जो रिलेशन इंटरनल एनर्जी का होगा वही टेम्परेचर का भी होगा, तो जो रेशो होंगी वो बराबर होंगी। तो इस वजह से इस रिलेशन को इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने कैलकुलेट की है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है टू सिलेंडर्स ऑफ इक्वल साइज आर फिल्ड विद इक्वल अमाउंट ऑफ आइडियल डायटोमिक गैस एट रूम टेम्परेचर। बोथ द सिलेंडर्स आर फिटेड विद पिस्टन्स। इन सिलेंडर A द पिस्टन इज फ्री टू मूव while in cylinder B the piston is fixed. When same amount of heat is added to cylinder A raises by 20 Kelvin, what will be the rise temperature of a gas in cylinder B? स्टूडेंट क्वेश्चन ये है कि हमारे पास दो सिलेंडर हैं, एक सिलेंडर हमारे पास है सिलेंडर A और दूसरा सिलेंडर है विच इज सिलेंडर B। ये हमारे पास दो सिलेंडर आ चुके हैं जो कि बोथ आर फिटेड विद पिस्टन और इनके ऊपर हमारे पास क्या है, पिस्टन है। अब सिनेरियो ये है कि सिलेंडर A है उसका जो पिस्टन है वो फ्री टू मूव है, फ्री टू मूव। जबकि बात करते हैं B की तो पिस्टन फिक्स है, पिस्टन इज फिक्स्ड। अब वो ये कहते हैं कि अगर सेम अमाउंट ऑफ हीट इज एडेड टू सिलेंडर A, अगर हम यहाँ इसको हीट प्रोवाइड करते हैं, हीट इज प्रोवाइडेड टू सिलेंडर A, तो इसका टेम्परेचर कितना राइज होता है 20 केल्विन इसका टेम्परेचर राइज करता है। वो कहते हैं कि अगर सेम हीट यहाँ B को देंगे तो इसका टेम्परेचर कितना राइज करेगा। तो स्टूडेंट हमारे पास जो इक्वेशन है, सबसे पहले हमारे पास जो सिलेंडर था इसके अंदर क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है। इस वजह से यहाँ पे जो Q होगा वो किसके बराबर होगा, NCP डेल्टा T। इसका टेम्परेचर 1 हम कर देते हैं। और इस तरह जो पिस्टन फिक्स है इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, इस वजह से Q इज इक्वल टू NCV डेल्टा इसको T2 कर देते हैं। तो हम लोगों ने क्या करना है कि हमें पता है कि जो Q है वो दोनों में सेम है, तो इस वजह से क्या होगा NCP डेल्टा T1 इज इक्वल टू NCV डेल्टा T2। ये हमारे पास होगा क्योंकि इसमें था सेम अमाउंट ऑफ हीट इज एडेड कि Q जो है वो सेम है, ये गिवन था। तो N से कैंसिल हो जाएगा। तो जो रेशो बन रही है हमने निकालना क्या है, ये अगर टेम्परेचर था T1 हमने निकालना है डेल्टा T2 निकालना है। CP अपॉन CV इज इक्वल टू डेल्टा T2 अपॉन डेल्टा T1। तो डेल्टा T2 यहाँ से आ जाएगा, डेल्टा T2 इज इक्वल टू CP अपॉन CV मल्टीप्लाई बाय डेल्टा T1। इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। डेल्टा T2 इज इक्वल टू CP की वैल्यू हमारे पास आपको पता होना चाहिए कि चूंकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था कि डायटोमिक गैस है, तो डायटोमिक गैस के लिए CP और CV की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। CP की वैल्यू होती है 7, हमेशा ज़्यादा होती है, और CV की वैल्यू कितनी होती है 5 होती है, मल्टीप्लाई बाय 20। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है
कि Cp और Cv की वैल्यू डायटोमिक गैस में कितनी होती है। 7/5 × 20, तो ये हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 28 केल्विन। तो इस लिहाज से यहाँ पे इस टेम्परेचर के अंदर कितना राइज आएगा 28 केल्विन। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों में जो गैस थी वो क्या थी, डायटोमिक गैस थी, सेम गैस थी। अब सिर्फ फ़र्क ये था कि एक के अंदर एक इजीली फ्री टू मूव कर सकता था और एक में पिस्टन फिक्स था। जिसमें फ्रीली मूव कर सकता था उसमें कुछ टेम्परेचर जो है वो कम राइज हुआ है, लेकिन जिसमें पिस्टन फिक्स था उसके अंदर टेम्परेचर क्या हुआ है, ज़्यादा राइज हुआ है। इसका आंसर क्या होगा, अल्फ़ा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलेशन फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक कैन बी एक्सप्रेस एज। स्टूडेंट ये तो बहुत ही फंडामेंटल इक्वेशन है कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस डेल्टा वर्क डन। तो ये हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्वेशन है और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आर। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को कौन कौन सी चीज़ें ओबे करती हैं। सबसे पहले है वर्किंग ऑफ बाईसाइकिल पंप, ये भी ओबे करता है। ह्यूमन मेटाबॉलिज्म, इसके अंदर भी ये अप्लाई होता है। ब्रेक सप्लाइड बाय ऑटोमोबाइल, तो ये सारे के सारे, तो इस वजह से इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के, जो कि हमने ऊपर इक्वेशन पढ़ी है कि जितनी हम हीट देते हैं दो चीज़ों में तब्दील होती है, एक उसकी इंटरनल एनर्जी और दूसरा वर्क डन में। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं कि विच स्टेटमेंट अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इज करेक्ट। तो जैसा कि आपको पता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के मुताबिक डेल्टा क्यू इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सबसे पहला है कि हीटिंग ऑफ अ सिस्टम इक्वल टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी प्लस द वर्क डन। पहला ऑप्शन है द हीटिंग ऑफ अ सिस्टम इक्वल टू द इंक्रीज इन द डेल्टा यू प्लस द वर्क डन ऑन द सिस्टम। दूसरा है इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इक्वल हीटिंग ऑफ द सिस्टम माइनस, तो माइनस तो नहीं हो सकता। तीसरा है द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल हीटिंग ऑफ अ सिस्टम प्लस द वर्क डन। तो यहाँ पे हमारे पास जो पहला ऑप्शन है ये करेक्ट होगा कि हीटिंग ऑफ अ सिस्टम डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि इन अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम वर्किंग सब्सटेंस इज एन आइडियल गैस, इट्स इंटरनल एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ। तो स्टूडेंट याद रखना है कि हमारे पास जो आइडियल कंडीशन होती है, जो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ओनली काइनेटिक एनर्जी मौजूद होती है, ओनली काइनेटिक एनर्जी। तो इस लिहाज से इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ओनली। जबकि नॉन आइडियल गैस जो होती है उसके अंदर दोनों की दोनों फोर्सेस मौजूद होती हैं, काइनेटिक एनर्जी भी और पोटेंशियल एनर्जी भी। सेम क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है कि इन एन आइडियल गैस द मॉलिक्यूल पोजेस ओनली काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि विच वन इज ट्रू फॉर इंटरनल एनर्जी। इट इज़ द सम ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ द मॉलिक्यूलर एनर्जीज ऑफ अ सिस्टम, ये भी सही है। इट इज़ प्रोपोर्शनल टू ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, ये ऑप्शन भी करेक्ट है। और इट इज़ अ स्टेट फंक्शन ऑफ अ सिस्टम। तो सारे के सारे ऑप्शन हमारे पास क्या है, करेक्ट हैं कि जो इंटरनल एनर्जी होती है ये सम ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जी, इसमें काइनेटिक भी है, पोटेंशियल भी है, सारी की सारी जो एनर्जीज का सम है वो क्या कहलाती है, इंटरनल एनर्जी। ये प्रोपोर्शनल होती है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के, और इस तरह ये स्टेट फंक्शन भी है। तो ये सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज मैक्सिमम व्हेन द टेम्परेचर इज। तो स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं कि जो इंटरनल एनर्जी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, टेम्परेचर के। तो जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतनी एनर्जी भी क्या होगी, इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होगी। तो इस लिहाज से हमने वो ऑप्शन देखना है जिसमें टेम्परेचर मैक्सिमम है। 0 केल्विन, 273 केल्विन, -273 केल्विन और -273 डिग्री। इन सब में जो सबसे ज़्यादा है वो कौन सा है, -273 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन आइडियल गैस इज प्रेस्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इट्स इंटरनल एनर्जी। तो स्टूडेंट हमने अभी बात की थी पिछले क्वेश्चन के अंदर कि जो इंटरनल एनर्जी है उसका रिलेशन किसके साथ है, उसका रिलेशन है टेम्परेचर के साथ। अगर हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर सेम है, तो इसकी इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी, सेम रहेगी। अगर टेम्परेचर को कम या ज़्यादा करेंगे तो उसके हिसाब से इंटरनल एनर्जी के ऊपर जो है वो
फ़र्क आएगा। तो इस लिहाज से इसका आंसर क्या होगा? डेल्टा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय रबिंग द ऑब्जेक्ट्स टुगेदर देयर इंटरनल एनर्जी। तो स्टूडेंट अभी हम फिर बात कर रहे हैं कि जो इंटरनल एनर्जी का जो रिलेशन, ये तीसरा क्वेश्चन है जिसके अंदर हम दोबारा देख रहे हैं कि ये डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है? टेम्परेचर के साथ। तो कोई भी प्रोसेस जिसके या कोई भी फिनोमिनन जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ता है उसकी वजह से उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। तो इस वजह से रबिंग की वजह से टेम्परेचर बढ़ता है और उसकी वजह से इंटरनल एनर्जी क्या होती है? बढ़ती है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ सिस्टम अंडरगोज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम देन वर्क डन बाय द सिस्टम विल बी। तो स्टूडेंट एक चीज़ आपने याद रखनी है, अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि वर्क डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम किसके बराबर होता है। तो वर्क डन किसके बराबर है? पी डेल्टा वी के। तो कॉन्ट्रैक्शन के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है कि वॉल्यूम कम हो रहा है, जो चेंज इन वॉल्यूम है वो क्या है? नेगेटिव है। कॉन्ट्रैक्शन के नतीजे में डेल्टा वी इज नेगेटिव। जब डेल्टा वी नेगेटिव होगा तो जो वर्क डन होगा ये भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो इस लिहाज से इसका आंसर हमारे पास क्या होगा? नेगेटिव। तो वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव होगा जब कॉन्ट्रैक्शन होगी। जब एक्सपेंशन होती है तो इसका इन्वर्स होता है। एक्सपेंशन के दौरान हमारे पास जो वॉल्यूम है वो बढ़ रहा होता है, डेल्टा वी पॉजिटिव होता है, तो वर्क डन भी हमारे पास क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो ये दोनों सिनेरियो आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्क डन इन द आइसोकोरिक प्रोसेस इज। तो स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि जो आइसोकोरिक प्रोसेस होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर वॉल्यूम सेम रहता है। वॉल्यूम क्या रहेगा? रिमेन सेम। अब जब वॉल्यूम सेम रहेगा तो उससे होगा क्या? वर्क डन जब हम कैलकुलेट करेंगे तो पी डेल्टा वी, तो वॉल्यूम सेम है, डेल्टा वी किसके बराबर होगा? जीरो के। तो पी इंटू जीरो करेंगे तो वर्क डन क्या आएगा? जीरो। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा। स्टूडेंट्स इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स के हाई यील्ड एमसीक्यू डिस्कस किए हैं। उम्मीद है कि आपको तमाम के तमाम एमसीक्यूज़ की मुकम्मल तौर पे समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपके ज़हन में कोई भी सवाल है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।